मित्रों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग अपने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का यूनिट नंबर 17 कवर करेंगे, जो कि बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग एंड वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। दोस्तों, काफ़ी आसान टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे केस स्टडी बन सकता है दोस्तों। और यदि आप इस चीज़ जो मैं चीज़ आपको समझाने वाला हूँ, यदि आप इसमें एक एक भी बातों को ध्यान से समझते हैं तो आप समझिए कि आपका ये इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको निश्चित रूप से बनेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर रखना चाहिए, और उसके बेसिस पे यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा एक एक बातों को। और ये फर्दर आप सीआईबी का प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप दोनों पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं, अपने करंट जेआईबी के प्रिपरेशन से और साथ ही साथ सीआईबी के प्रिपरेशन से। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। सबसे पहले जरा देखते हैं क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। तो हमें पहले कार्डिनल प्रिंसिपल को समझना है, उसके बाद दोस्तों नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स को समझना है, फिर वर्किंग कैपिटल, WC का मतलब हुआ वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन क्या होता है, क्रेडिट अप्रेजल का टेक्निक क्या क्या है, फिर सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल ये समझना है, फंड्स एंड एस्टिमेशन को समझना है दोस्तों। फर्दर हमें ऑपरेटिंग साइकिल को समझना है, प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग कैपिटल को समझना है, टर्नओवर मेथड, कैश बजट, क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड इट्स मैनेजमेंट, और फाइनली दोस्तों हमें बेस रेट को समझना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर से, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग। तो देखिए दोस्तों, जो बैंकर्स हैं वो उनका बिजनेस है लैंडिंग का, ठीक है। और वो जो है कुछ इंटरेस्ट रिस्क है, ऑब्वियस सी बात है, जो कि लैंड कर रहे हैं, अमाउंट पैसा लैंड कर रहे हैं तो कुछ रिस्क है इन्वॉल्व उसमें, ठीक है। तो दोस्तों, एक रिस्पॉन्सिबल बैंकर वो क्या करना चाहेगा कि वो रिस्क को मिनिमाइज करना चाहेगा। अब दोस्तों, कैसे वो मिनिमाइज करेगा रिस्क को? तो उसको टाइम टेस्टेड कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग को फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूँ, टाइम टेस्टेड कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग। अब देखिए ये क्या होता है, मैं समझाता हूँ। सबसे पहला है चीज सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब क्या हुआ कि मनी जो है, जैसे मनी लैंड किया जा रहा है, वो सेफ होना चाहिए मनी, और दोस्तों वो वापस बैंक को आ जाए, ठीक है। तो इसका कुल मिलाकर पर्पस क्या है? प्रोडक्टिव पर्पस। दूसरा चीज़ है दोस्तों प्रिंसिपल का, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है टाइमली रिटर्न ऑफ मनी से लैंड, यानी जो पैसा दिया गया है उसको टाइमली वापस आ जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी कंसेप्ट का। तो ये बेसिकली इंश्योर करता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क को। तीसरा कंसेप्ट है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब हुआ देयर शुड बी गुड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या सिक्योर होता है दोस्तों? इससे सिक्योरिटी इंश्योर होता है। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि ये जो टाइम टेस्टेड कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग है, इसके अंदर सेफ्टी है, लिक्विडिटी है और प्रॉफिटेबिलिटी है। चलिए अब देखिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन है आपके सामने। तो फ्रेंड्स, मेरे पीडीएफ का यही फायदा होगा कि आप कंसेप्ट को समझेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ बैंक लैंडिंग आर, ऑप्शन ए सेफ्टी, ऑप्शन 2 सिक्योरिटी, ऑप्शन 3 प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन किस तरह से है, ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 3, ओनली 2 एंड 3, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन कर रहा है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो कार्डिनल प्रिंसिपल है हमारा बैंक लैंडिंग का, उसके अंदर ये तीनों के तीनों पर्पस हमारे सिक्योर होते हैं, यानी कि सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है लिक्विडिटी के फॉर्म में, और दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ बैंक लैंडिंग क्या है। चलिए, कार्डिनल प्रिंसिपल को समझने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक नॉन फंड बेस्ड लिमिट। तो दोस्तों नॉन फंड बेस्ड लिमिट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला है बैंक गारंटी और दूसरा है दोस्तों लेटर ऑफ क्रेडिट। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ लोन को समझते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बैंक दो तरह का फाइनेंसिंग करता है, एक है फंड बेस्ड फाइनेंसिंग और दोस्तों दूसरा है नॉन फंड बेस्ड फाइनेंसिंग। तो फंड बेस्ड फाइनेंसिंग में क्या होता है, तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें बैंक के फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। और दोस्तों इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बात कर लें टीएल यानी कि टर्म लोन, सीसी यानी कि कैश क्रेडिट, ठीक है। तो ये सभी के सभी हमारे फंड बेस्ड लैंडिंग में। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक बात है नॉन फंड बेस्ड लिमिट में, वैसे लोन्स आते हैं दोस्तों जिसमें बैंक का फंड इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर ले लें बीजी, बैंक गारंटी या एलसी। दोस्तों ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि फंड बेस्ड लिमिट क्या होता है, नॉन फंड बेस्ड लिमिट क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था अपने पिछले लेक्चर में। तो दोस्तों बैंक गारंटी के बारे में बात करते हैं। तो बैंक गारंटी का जो फ्रेमवर्क है वो किस बेसिस पे है? इट इज बेस्ड ऑन द लीगल कंसेप्ट ऑफ गारंटी और श्योरिटीशिप एज कंटेन इन सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
ठीक है। तो ये इसके मेंशन कहाँ पे है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 126 में है। और ऑब्वियस सी बात है, बैंक गारंटी में 3 पार्टीज होते हैं। एक होते हैं हमारा जो क्रेडिटर, वो बेनिफिशियरी कहलाते हैं, जो डेटर एप्लीकेंट कहलाते हैं, और सिक्योरिटी बैंक के रूप में होती है, बैंक सिक्योरिटी के रूप में होती है दोस्तों। चलिए, तो ये हम लोगों ने बैंक गारंटी के बारे में बात कर लिया। अब जहाँ तक बात है टाइप्स ऑफ गारंटी की, तो एक होती है हमारी परफॉर्मेंस गारंटी, एक होती है हमारी फाइनेंशियल गारंटी, और एक होती है हमारी डीपीजी यानी डेफर्ड पेमेंट गारंटी। आइए दोस्तों जरा बात करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। देखिए, लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली हम लोग अच्छे से डिस्कशन किया है हम लोगों ने एलआरबी में, एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं। बेसिकली एक अंडरटेकिंग होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये अंडरटेकिंग कौन इशू करता है, तो एक इशूइंग बैंक इशू करती है। किसके बिहाफ में इशू करती है, तो किसी बायर के बिहाफ में इशू करती है। बायर कौन होता है दोस्तों, तो बायर वो है इंपोर्टर जो कि इंपोर्ट करा रहा है चीज़ों को, उसे हम लोग बायर कहते हैं। तो किसके फेवर में इशू होगा, सेलर के फेवर में, जो एक्सपोर्ट करा रहा है। ठीक है, समझिए, बैंक एक पार्टी है, वो क्या कर रही है, वो बायर के बिहाफ में फेवर के सेलर के फेवर में एक अंडरटेकिंग को इशू कर रही है। ठीक है, इसमें लिखा रहता है टू मेक द अनकंडीशनल पेमेंट टू एक्सपोर्टर ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी जब भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होगा तो जो एक्सपोर्टर है उसे पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, और दोस्तों उसमें कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द डॉक्यूमेंट आर एज पर द। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो एलसी होते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, उनका टर्म्स एंड कंडीशन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन पे पेमेंट कब होगा, कि कंडीशन ये है कि डॉक्यूमेंट जो है वो एलसी के कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये जरूरी है। अब दोस्तों टर्म लोन के बारे में बात करते हैं। टर्म लोन क्या है, तो यदि एक टाइम का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्चर्स एंड फर्नीचर्स, ठीक है, तो उसे हम लोग टर्म लोन कहते हैं, यानी वन टाइम रिक्वायरमेंट यदि है तो। और दोस्तों इसका जो डिसबर्समेंट होता है टर्म लोन का, या तो एक समय में होगा या आप उसको पीरियड ऑफ टाइम में रिपेबल कर सकते हैं, जिसे हम लोग ईएमआई कहते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। आइए हम लोग इन सभी पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, क्योंकि ये सब जो नॉन फंड बेस्ड लिमिट है और जो फंड बेस्ड लिमिट है, इसके बारे में हमें क्लियर हो रहा है चीज़ें। ठीक है, नॉन फंड बेस्ड, पहला क्वेश्चन, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी इंक्लूड ऑप्शन ए लेटर ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन 2 लेटर ऑफ गारंटी, ऑप्शन 3 एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब देखिए इसके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 एंड 1, 2 and 3। आप बताइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों हमारे नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी के ही पार्ट हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फंड इन्वॉल्व नहीं होता है। तो फंड बेस में आज आपका टर्म लोन आ जाएगा, कैश क्रेडिट आ जाएगा, और जो नॉन फंड बेस में है उसका बीजी, एलसी, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, ये सभी के सभी हमारे नॉन फंड बेस्ड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रेडिट फैसिलिटी बोथ फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड आर प्रोवाइडेड टू फाइनेंस फर्स्ट फिक्स एसेट, सेकंड करंट एसेट, और थर्ड नॉन बिजनेस एसेट। दोस्तों आप लोगों ने अकाउंटिंग में जो बैलेंस शीट का टॉपिक है उसमें आप लोगों ने फिक्स एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट को समझा होगा, और इसको मैंने आज डिटेल में समझाया भी अपने वीडियो लेक्चर में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो क्रेडिट फैसिलिटी दिया जाता है वो किस बेसिस से, वो क्यों दिया जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि फिक्स एसेट को फाइनेंस करने के लिए, ऑप्शन 2 कह रहा है कि करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए, और ऑप्शन 3 कह रहा है कि नॉन बिजनेस एसेट को फाइनेंस करने के लिए। ऑप्शन 1 है 1 and 2, फिर बी नंबर ऑप्शन कर रहा है 1 and 3, सी कर रहा है 2 and 3, और डी कर रहा है दोस्तों 1, 2 and 3। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स बताइए, इस केस में हम लोग फिक्स एसेट को, देखिए जो हमारा क्रेडिट फैसिलिटी है उससे फिक्स एसेट को फाइनेंस करेंगे और करंट एसेट को फाइनेंस करेंगे, लेकिन जो नॉन बिजनेस एसेट है, मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड एसेट है ही नहीं, उसको तो फाइनेंस करने का कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है दोस्तों। तो ऑप्शन 3 तो हो ही नहीं सकता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1 and 2, फिक्स एसेट और करंट एसेट को फाइनेंस किया जा सकता है किसी भी क्रेडिट फैसिलिटी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नॉन फंड बेस्ड सर्विस है। ए कर रहा है कलेक्शन ऑफ बिल एंड डॉक्यूमेंट, बी कर रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट, सी कर रहा है बिल डिस्काउंटिंग, और डी कर रहा है दोस्तों बैंक गारंटी। तो बताइए नॉन फंड बेस्ड सर्विस कौन सा आता है। तो फ्रेंड्स आइए इसको समझते हैं दोस्तों एक एग्जाम्पल से। दोस्तों आपको क्या करना है कि इस पार्टिकुलर चार्ट को दिमाग में रखना है। देखिए सबसे ऊपर लिखा गया है फंड बेस्ड सर्विस और इसके नीचे लिखा गया है नॉन फंड बेस्ड सर्विस। जहाँ तक बात है फंड बेस्ड सर्विस का, तो इसके अंदर हमारा टर्म लैंडिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, बिल डिस्काउंटिंग, स्ट्रक्चर फाइनेंस और एक्सपोर्ट क्रेडिट, ये सभी के सभी हमारे फंड बेस्ड क्रेडिट में आते हैं। और दोस्तों नॉन फंड बेस्ड सर्विस में आते हैं बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, कलेक्शन ऑफ बिल्स एंड डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों इस पार्टिकुलर डाटा को बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसे आप लोग नोट कर लें कहीं इंपॉर्टेंट जगह, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन इस रूप में आ सकते हैं, विच ऑफ द
द फॉलोइंग आर नॉन फंड बेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंड बेस्ड। तो ये आपको क्लियर रहनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब आप क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि नॉन फंड बेस्ड सर्विस कौन सा है, तो बताइए बीजी होगा, बिल्कुल होगा। बिल डिस्काउंटिंग बिल्कुल नहीं होगा। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट बिल्कुल होगा। और दोस्तों कलेक्शन ऑफ बिल्स एंड डॉक्यूमेंट भी होगा, ठीक है। तो नॉट कर रहा है तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए, बिल डिस्काउंटिंग। तो जो बिल डिस्काउंटिंग है वो है हमारा फंड बेस्ड सर्विस। तो देखिए कितना आसान हो गया, यदि इस पार्टिकुलर चार्ट को आप याद रखते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा इस पार्टिकुलर चार्ट को आप नोट कर लें। और यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे मुझे व्हाट्सएप पे नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। आइए हम लोग अब जरा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा कैश क्रेडिट या वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल को क्या मतलब होता है दोस्तों? वर्किंग कैपिटल बेसिकली वो फंड होता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है डे टू डे ऑपरेशन को करने के लिए, समझ रहे हैं? ठीक है। अभी तो मैंने बताया कि जो हमारा क्रेडिट फैसिलिटी होता है वो तो या तो फिक्स एसेट के लिए होगा या वो करंट एसेट के लिए होगा, ठीक है। इसको कहा जाता है लाइफ ब्लड या कंट्रोलिंग नर्व ऑफ द यूनिट। किसे? वर्किंग कैपिटल को। मैं वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जितने भी तरह के स्टॉक्स हैं उन सभी के फाइनेंसिंग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। या और जो भी एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर के हैं उनका, ठीक है। हाउ मच वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड बाय अ पार्टिकुलर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विल डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन और ऑपरेशन साइकिल। दोस्तों अभी मैंने वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया कि ये बेसिकली वो फंड होती है जो कि डे टू डे सर्विस के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि ये वर्किंग कैपिटल को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है दोस्तों ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ये हुआ कि जिस समय से रॉ मटेरियल को खरीदा गया वो समय से लेकर कब तक, जब तक उसको बेचकर कैश को प्राप्ति नहीं हो गई। तो किसी भी रॉ मटेरियल को खरीदने का समय और उसे बेचने का समय के बीच का जो समय होता है दोस्तों, उसे हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल डिसाइड करता है कि किसी फर्म का हमारा वर्किंग कैपिटल कितना होगा। दोस्तों बैंक्स को ये फ्रीडम दी गई है आरबीआई के द्वारा कि अब इन्वेंट्री नॉर्म को अपना फिक्स कर सकते हैं वो, लेकिन बहुत सारे बैंक अभी भी अर्लियर मेथड को ही फॉलो करते हैं जो कि अलग अलग कमेटी ने प्रिस्क्राइब किया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों वो पार्टिकुलर कमेटीज़ की क्या क्या रिकमेंडेशन थी। तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। सिंपल सी भाषा में बोलिए तो वर्किंग कैपिटल जो होता है वो ऑपरेटिंग साइकिल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा होगा। अब आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट को समझा, अब हम लोग क्वेश्चन से अपने कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया है द टर्म ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट, ठीक है। चाहे ग्रॉस रहे या वर्किंग कैपिटल दोनों एक ही चीज़ है। इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए कर रहा है करंट एसेट एंड फिक्स एसेट, ऑप्शन ए कर रहा है दोस्तों करंट एसेट एंड फिक्स एसेट, ऑप्शन बी कर रहा है करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटी, ऑप्शन सी कर रहा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ मार्जिन, और ऑप्शन डी कर रहा है दोस्तों करंट एसेट। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों जो सम टोटल ऑफ ऑल द करंट एसेट, उसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो फ्रेंड्स देखिए जितने भी करंट एसेट हैं उनका सम टोटल हमारा कहलाता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और एक होता है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। वो क्या होता है? तो आप क्या कीजिए करंट एसेट को जोड़ दीजिए, ठीक है, और करंट लायबिलिटी को जोड़ दीजिए और उन दोनों को घटा दीजिए, तो फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि हमारा नेट वर्किंग कैपिटल क्या है और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप टोटल करंट एसेट को जोड़ दीजिए, टोटल करंट लायबिलिटी को जोड़ दीजिए, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। और यदि आप केवल करंट एसेट को ही लेके चल रहे हैं तो वो आपका कहलाएगा दोस्तों ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल मींस ऑप्शन ए ऑन कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर, ऑप्शन बी बोरोड कैपिटल, ऑप्शन सी ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटीज, ऑप्शन डी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब बताइए। तो देखिए दोस्तों वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है तो वो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज होंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस कैन बैंक ग्रांट वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, यानी बैंक जो है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन किस पर्पस के लिए ग्रांट कर सकती है। ऑप्शन ए कर रहा है मीटिंग मार्जिन फॉर टर्म लोन, ऑप्शन बी कर रहा है मीटिंग मार्जिन फॉर वर्किंग कैपिटल लोन, ऑप्शन सी कर रहा है मीटिंग कंटिजेंट एक्सपेंसेस, और ऑप्शन डी कर रहा है मीटिंग क्रेडिट नीड्स फॉर पीक सीजन इन इंडस्ट्री। अब बताइए किस पर्पस के लिए बैंक ग्रांट करेगी वर्क कैपिटल लोन। तो देखो ये देखिए दोस्तों वर्किंग कैपिटल लोन को ग्रांट करने का, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन को ग्रांट करने का एक ही पर्पज़ है कि जो वर्किंग कैपिटल लोन है उसके मार्जिन को मीट करने का, ठीक है। यानी कि इसके थ्रू हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के थ्रू जो मार्जिन है वर्किंग कैपिटल लोन का उसको मीट करते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है हर एक लोन का अपना एक मार्जिन होता है, तो मार्जिन कहाँ से मीट होगा? तो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन से मीट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आप हम लोग कुछ कमेटी के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने बताया ना कि बैंक कुछ कमेटी के रिकमेंडेशन को फॉलो करती है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी कमेटी है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहला कमेटी है वो है टंडन कमेटी, और इनका रिकमेंडेशन आया था 1975 में। इन्होंने इन्वेंट्री और रिसीवेबल नॉर्म्स 15 मेजर इंडस्ट्रीज के स्टडी किए, सजेस्ट किए, और इन्होंने वर्किंग कैपिटल गैप को डिफाइन किया। दोस्तों WCG आगे से दिखे तो आप समझ जाइएगा वो है वर्किंग कैपिटल गैप। बेसिकली होता क्या है ये, एज शॉर्टफॉल बिटवीन टोटल करंट एसेट एंड अदर करंट लायबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, एक है TCL और एक है OCL। TCL क्या हुआ, टोटल करंट एसेट, TCA टोटल करंट एसेट। आप एक तरफ टोटल करंट एसेट को ले लीजिए और दूसरी तरफ अदर करंट लायबिलिटी को ले लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको वर्किंग कैपिटल गैप मिलेगा, WCG मिलेगा। ठीक है, और ये जो हमारा टंडन कमेटी है इसमें 3 मेथड को रिकमेंड किया गया ताकि हम लोग MPBF को कैलकुलेट कर सके। दोस्तों ये MPBF क्या है, MPBF है मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस। ठीक है, तो MPBF को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड को डिस्क्राइब किया गया। कहाँ डिस्क्राइब किया गया, तो टंडन कमेटी में डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, लेकिन इनमें से ये जो तीन जो इसके मेथड्स थे उसमें पहले 2 मेथड ही RBI ने इसे एक्सेप्ट किया, बाकी तीसरा मेथड को RBI ने एक्सेप्ट नहीं किया। आइए जरा देखते हैं ये 3 मेथड कौन कौन से थे। तो दोस्तों इस चीज़ को समझने का बेस्ट तरीका है एग्जाम्पल। मैं आपके सामने कुछ इलस्ट्रेशन लेकर आया हूं जिसके थ्रू मैं आपको ये तीनों के तीनों मेथड को आसानी से समझा पाऊंगा। आइए दोस्तों, आपके सामने एक टेबल है, जिस टेबल में लेफ्ट साइड में करंट लायबिलिटी को लिखा गया है और राइट साइड में करंट एसेट को लिखा गया है। जहाँ तक बात है करंट लायबिलिटीज़ में, तो उसके अंदर इंक्लूडेड है सन्ड्री क्रेडिटर, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बैंक क्रेडिट। ठीक है, इसका वैल्यू भी दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर का 100, अदर करंट लायबिलिटी का 50, शॉर्ट टर्म बैंक क्रेडिट का 200। आप सभी को जोड़ेंगे तो 350 आएगा। और राइट साइड में आप देख सकते हैं करंट एसेट दिया गया है, तो करंट एसेट के अंदर रॉ मटेरियल का वैल्यू है 200, ये करोड़ में भी हो सकता है। फिनिश्ड गुड्स है हमारा 110, सन्ड्री डेटर है 60, इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 370। चलिए, तो हमारे पास डाटा दी गई हैं। अब हम लोग दोनों मेथड को यूज करते हैं, फर्स्ट मेथड को और सेकंड मेथड को, और चीज़ें आपको समझाते हैं। अब जरा बताइए दोस्तों, पहले क्या बताया था, TCA निकालना। TCA क्या होता है, बस देखिए वर्किंग कैपिटल गैप कैसे निकालते हैं आप बताइए। वर्किंग कैपिटल गैप निकालने के लिए मैंने बताया कि आप टोटल करंट एसेट को निकाल लीजिए, उसमें से अदर करंट लायबिलिटी को घटा दीजिए। तो आइए दोस्तों हम लोग TCA निकालते हैं, टोटल करंट एसेट निकालते हैं। तो कैसे निकालिएगा बताइए। टोटल करंट एसेट निकालने के लिए रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड, सन्ड्री डेटर के वैल्यू को जोड़ दीजिए, आपको कितना मिल जाएगा, 370। तो दोनों तरफ TCA तो सेम ही रहेगा, आप चाहे लेफ्ट में देखिए चाहे राइट में देखिए, TCA तो 370 ही है ना। ओके, अब जरा नेक्स्ट जो हमारा रो है उसमें लिखा गया है अदर करंट लायबिलिटी माइनस अदर करंट लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग। ठीक है, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया हम लोगों ने। तो दोस्तों अदर करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, तो आप जरा करंट लायबिलिटी के साइड में देखिए, अदर करंट लायबिलिटी हमारा हो जाएगा 350। देखिए दोस्तों ये समझिए बात को। तो अदर टोटल करंट लायबिलिटी कितना है हमारा 350। ठीक है, उसमें से आप 200 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए जो कि शॉर्ट टर्म बैंक क्रेडिट है। तो फ्रेंड्स आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा ये 150 कहाँ से आया। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, आपको करना ये है कि टोटल करंट लायबिलिटी को ले लीजिए जो कि है 350, उसमें से वो लायबिलिटी को आप माइनस कर दीजिए जो कि बैंक के द्वारा क्रेडिट की गई है। वो कितना है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं कि वो है 200। तो बेसिकली आप यदि 350 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 150, और ये 150 जो है हमारा OCL माइनस लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग है, चाहे वो मेथड 1 हो चाहे मेथड 2 हो। तो पहला 2 रो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जो तीसरा रो है उसमें है वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया है। आपको करना क्या है कि टोटल करंट एसेट में से OCL को माइनस करना है, यानी कि 370 माइनस 150 आपको मिल जाएगा 220। चाहे वो फर्स्ट मेथड हो चाहे वो सेकंड मेथड हो, दोनों के लिए वो भी सेम होगा। दोस्तों यहाँ तक तो दोनों कॉलम में आप देख सकते हैं सेम चीज़ लिखा गया है, अंतर अब शुरू होता है। देखिए पहले मेथड में हम लोग जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 25% ऑफ WCG को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बताइए WCG कितना है आपका 220 का 25% कितना होगा 55। समझ में आ रहा है, तो 220 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो दूसरा मेथड है उसमें हम लोग जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 25% ऑफ TCA को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यही अंतर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहले मेथड में 25% किसका निकाल रहे हैं, तो WCG का यानी वर्किंग कैपिटल गैप का, और दूसरे मेथड में 25% किसका निकाल रहे हैं, TCA का। तो फ्रेंड्स आपके दिमाग में ये प्रश्न उठेगा कि आखिर ये माइनस क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप समझिए। माइनस करने का मतलब एक बेसिकली मार्जिन है। मार्जिन वो पैसा होता है जो बोरोवर है उसको खुद से लगाना होता है। तो ये जो 25% ऑफ WCG पहले मेथड में है और 25% ऑफ TCA जो सेकंड मेथड में है, वो बेसिकली मार्जिन है। ये वो पैसा है जो बोरोवर को लगाना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया कि मार्जिन जो होता है वो फर्स्ट मेथड में WCG का 25% होता है और सेकेंड मेथड में
टीसीए का 25% होता है, यहाँ पे डिफरेंस है। अब आप बताइए कि वर्किंग कैपिटल गैप है 220, मार्जिन है पहले केस में 55, तो बैंक मैक्सिमम कितना फाइनेंस करेगी, जिसे हम लोग MPBF कहते हैं, यानी मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस कहते हैं। कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, जो WCG है उसमें से आप मार्जिन को घटा दीजिए। तो पहले केस में बताइए कितना होगा, 220 में से 50 आप घटाइए तो आपको मिल जाएगा 165। जरा आ जाइए दूसरे मेथड में, तो दूसरे मेथड में बताइए WCG कितना है आपका, तो दूसरे मेथड में WCG तो 220 ही था, क्योंकि पहले और दूसरे मेथड में WCG तो सेम ही आया था। लेकिन अंतर कहाँ आया? अंतर आया मार्जिन में। मार्जिन है दूसरे मेथड का हमारा 25% ऑफ टीसीए। टीसीए कितना है हमारा? 370। 370 का 1/4 यदि आप निकालेंगे तो मिलेगा आपको 92। ठीक है, तो दोस्तों आपको 92 मिला। बेसिकली आपको करना ये है कि आपको WCG में से मार्जिन को घटाना है, तो तब आपको मिलेगा कि बैंक मैक्सिमम कितना फाइनेंस करेगी। तो 220 में से 92 को घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा 128। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक बात है एक्सेस बोरोइंग का, तो पहले केस में होगा 35 और दूसरे केस में होगा दोस्तों 72। ये कैसे आया आप देखिए, दिमाग लगाइए, बहुत ही सिंपल है। देखिए एक्सेस बोरोइंग का क्या मतलब हुआ कि एक्सेस बोरोइंग मतलब कि देखिए बैंक कितना क्रेडिट कर रही है, देखिए वहाँ लिखा हुआ है 200, ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड हमको दे रहा है वो दे रहा है 165, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, 35 का एक्सेस बोरोइंग हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? और दूसरे मेथड के अनुसार आप देखिए बैंक फाइनेंस कर रही है 200 ही, ठीक है, जो कि आपके टेबल में दिया गया है, और इस मेथड से कितना आया, इस मेथड से आया 128, ठीक है, यानी 72 एक्सेस बोरोइंग है। समझ में आया आपको? 200 में से 128 घटेगा तो 72 ही तो होगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों मेथड से आपको एक्सेस बोरोइंग पता चल रहा है, आपको MPBF पता चल रहा है, और दोस्तों करंट रेशियो आपको पता होगा, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी होता है। तो पहले मेथड से निकालिएगा तो 1.17:1 आएगा, और दूसरे मेथड से निकालिएगा तो 1.33:1 आएगा। तो देख सकते हैं इस पार्टिकुलर टेबल को दिमाग में बैठा लीजिए, एक बार रिपीट कीजिए वीडियो को, चीज़ें क्लियर कीजिए, हर एक ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व कर पाइएगा यदि आप इसे समझ गए तो, ठीक है। लेकिन मेथड 3 में क्या कहा गया था कि जो MPBF है वो 75% है किसका, TCA माइनस कोर CA माइनस OCL, तो RBI ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो जो रिजेक्टेड है उससे क्वेश्चन आएगा नहीं, उस पर दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो आपको दिमाग लगाना है मेथड 1 और मेथड 2 पे। चलिए, उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग ऑफ MPBF मेथड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द बोरोअर, यानी बोरोअर जो है नेट वर्किंग कैपिटल का कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगी। ऑप्शन ए कर रहा है वर्किंग कैपिटल लिमिट का 25%, ऑप्शन बी कर रहा है करंट एसेट का 25%, ऑप्शन सी कर रहा है वर्किंग कैपिटल गैप का 25%, ऑप्शन डी कर रहा है करंट एसेट का 15%। तो दोस्तों पहले मेथड में मैंने साफ साफ बोला है दोस्तों, मार्जिन जो होगा वो WCG का 25% होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, WCG का 25% वो हमारा मेथड 1 में मार्जिन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, एज पर सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग ऑफ MPBF मेथड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द बोरोवर। तो देखिए दोस्तों, पहला मेथड में क्या था कि WCG का 25% था, और दूसरे मेथड में क्या है, TCA का 25%। तो जो ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है, TCA या करंट एसेट बात बराबर ही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ द फर्म, एक फर्म का डिटेल दिया हो गया है। तो करंट लायबिलिटी के अंदर कैश क्रेडिट 800, ट्रेड क्रेडिटर 4500, अदर करंट लायबिलिटी 1200, टोटल करंट लायबिलिटी 6500। करंट एसेट में दिया गया है दोस्तों कैश 1500, इन्वेंट्री 5000, डेटर 1400, अदर करंट एसेट 600, टोटल करंट एसेट 8500। ये सब डाटा आपको दी गई है। अब इसके बेसिस पे केस स्टडी बन गया, तो आपका कंसेप्ट क्लियर है तो तुरंत बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मार्जिन एज पर टंडन कमेटी मेथड 1। अब मार्जिन निकालना है आपको टंडन कमेटी मेथड 1 से। तो दोस्तों स्टेप फॉलो कीजिए, क्या क्या स्टेप है बताइए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग टंडन कमेटी मेथड उनको अप्लाई करने के पहले हम लोग TCA निकालते थे। TCA क्या है, टोटल करंट एसेट। तो टोटल करंट एसेट आपको देखिए साफ साफ लिखा हुआ है अक्षरों में 8500, 8500। तो 8500 को पहले लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग OCL निकालते हैं, अदर करंट लायबिलिटी। तो अदर करंट लायबिलिटी भी आपको दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है 1200, ठीक है, तो 1200 लिख लीजिए। अब दोस्तों सॉरी, टोटल करंट लायबिलिटी देखिए, करंट लायबिलिटी कितना है दोस्तों आपका 6500, लेकिन 6500 पूरा का पूरा नहीं लेना है, उसमें से हमको बैंक बोरोइंग को माइनस करना है। आप जरा बताइए कि बैंक बोरोइंग इसमें से कौन सा है, तो कैश क्रेडिट जो है वो तो बैंक बोरोइंग है ना, ठीक है, उसे माइनस कर दीजिए। तो 6500 में से 800 को घटा दीजिए, कितना होगा बताइए। 6500 में से 800 को यदि आप घटा रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा उसका आप क्या करेंगे, वो आपका क्या हो गया, ठीक है, तो दोस्तों वो आपका हो गया WCG, ठीक है, तो आप उसका 25% निकालेंगे, ठीक है। तो ये मेथड 1 में यही कहता है हमारा, तो उसका 25% निकालेंगे, तो कुल मिलाकर जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 2800 का 25%, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 700। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल गैप को निकाला, WCG को।
अब देखिए मेथड 2 से निकाल लीजिए। तो मेथड 2 में बस अंतर क्या होगा, जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल गैप है, वो क्या होता है, वो कहता है कि वो टोटल करंट एसेट का 25% है। तो मेथड 2 से यदि आपको मार्जिन निकालना है तो वर्किंग कैपिटल गैप निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो मार्जिन होता है मेथड 2 के अकॉर्डिंग वो 25% होता है टीसीए का, और टीसीए हमको साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है दोस्तों। टीसीए दिया हुआ है कितना, हमें टोटल करंट एसेट 8500 दिया हुआ है, तो यानी 8500 का 25% निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा 2125। तो ये आपका मिल गया मार्जिन। तो मेथड 1 से मार्जिन निकालने के लिए आपको WCG निकालना पड़ा, क्योंकि WCG का 25% आपको मार्जिन मिलता था, लेकिन मेथड 2 से मार्जिन निकालने के लिए केवल आपको टीसीए की रिक्वायरमेंट है, और टीसीए का 25% आपको मार्जिन दे देगा। अब एमपीवीएफ निकालना है, तो एमपीवीएफ कैसे निकालिएगा बताइए, बहुत ही सिंपल है। एमपीवीएफ कैसे निकालिएगा, तो फर्स्ट मेथड में क्या कहेगा, 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। तो दोस्तों चाहे मेथड 1 हो चाहे मेथड 2 हो, WCG यानी वर्किंग कैपिटल गैप तो आपको सेम मिलेगा, जो कि है आपका, जो कि कितना है दोस्तों 2800। ठीक है, 2800 में से आप क्या करेंगे, पहले केस का पहले मेथड से एमपीवीएफ निकालने के लिए 25% ऑफ टीसीए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि आपको मिल जाएगा 2100, और यदि मेथड 2 से निकाला जाए तो आपको मिल जाएगा 675। ठीक है दोस्तों, अब यदि मान लीजिए 5वां क्वेश्चन है करंट रेशियो निकालने के लिए, तो करंट रेशियो होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट है आपका 8500 और करंट लायबिलिटी है आपका 7800। टंडन कमेटी मेथड 2 से निकालने के लिए तो बस 1.33 होगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी था हमारा वो है नायक कमेटी रिकमेंडेशन। इसमें क्या कहा गया, इसको दूसरा नाम है दोस्तों एनुअल प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, ये स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए एप्लीकेबल है, जिसका वर्किंग कैपिटल फंड फेज जो है 5 करोड़ से कम होना चाहिए, अप टू 5 करोड़ होना चाहिए, और नॉन फंड होना चाहिए आपका अप टू 2 करोड़। अब कंपटीशन का मेथड क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा एनुअल प्रोजेक्टेड टर्नओवर का 25%, सैंक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट होगा प्रोजेक्टेड टर्नओवर का 20%, और मार्जिन होगा दोस्तों 5% ऑफ एनुअल टर्नओवर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टॉपिक। आपको नायक कमेटी से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेन पहला कमेटी का एमपीवीएफ, जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। धन्यवाद।